गिव द टॉपिक स्टोशियोमेट्री, राइट द डेफिनेशन। लिखो, लिखेगा। इट डील्स विथ इट डील्स विथ इट डील्स DEALS डील्स इट डील्स विथ it deals with calculation of masses calculation of masses it deals with calculation of masses comma volume it deals with calculation of masses comma volume of reactant and products of reactants and products of reactants and product of reactants and products involve in balanced chemical equation 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 समझते हैं। ए को रिएक्शन कराओ बी से, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ Ca+D। ले रहे हैं यहां से। अब कितना मास इस रिएक्टेंट का बनेगा, रिएक्टेंट का सॉरी ये कितना मास इन्वॉल्व हुआ, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, इसका मासेस क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ये जो आप स्टडी करते हैं उसको कौन सा टॉपिक कहते हैं, स्टोशियोमेट्री। ठीक ना। अब इसके आगे तुम ऐसा मान लो कि इसके आगे कुछ W लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ X लिखा है, इसके आगे Y लिखा है, इसके आगे Z लिखा है। व्हाट इज दिस? आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बनाने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ना कुछ नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो। जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं भैया क्या, इसे हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन सा केमिकल इक्वेशन? ठीक है, दिस कॉल्ड एज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो इसके आगे जो नंबर्स लगे हुए हैं आपके, कौन कौन सा नंबर लगा है बोलो? W, X, Y और लगा है। ये जो नंबर्स लगे हुए हैं, दिस नंबर इज कॉल्ड एज अ स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। इन्हें स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सिंपल सा पर एग्जाम्पल ले लो। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, ये केमिकल इक्वेशन है। अब कितना हाइड्रोजन लगा, कितना ऑक्सीजन लगा और कितना वाटर बना, ये जो आप कैलकुलेशन करेंगे, अब इसको बैलेंस करने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 डालोगे, यहाँ भी 2 डालोगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 और 2, बोलो हाँ या ना? ये बैलेंस है। ये जो बैलेंस है इसी को बच्चे हम लोग कहते हैं क्या, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं क्या? तो ये 2 कॉमा 1 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2। ये जो नंबर्स हैं इन्हीं को हम लोग कहेंगे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है। और जो इसका मासेस आप कैलकुलेट करेंगे उन्हें हम लोग स्टोशियोमेट्रिक, उसको हम लोग कहते हैं द मेजरमेंट ऑफ द मास और द वॉल्यूम। ये कितना रिएक्टेंट इसमें बना है, कितना रिएक्टेंट इसमें इन्वॉल्व हुआ, कितना प्रोडक्ट इसमें फॉर्म किया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज स्टोशियोमेट्री एंड द नंबर्स आर कॉल्ड एज स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। कोई दिक्कत? चलो, यहाँ पे ए का मोल Na है, इसका मोल Nb है, इसका Nc और इसका क्या है Nd। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na इज Na। फिर आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, Nb। फिर क्या है बोलो, Nc और क्या है बोलो, नंबर ऑफ मोल्स निकालना सभी को आता होगा। ये क्या है बोलो यार, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? फॉर्मूला यूज करके। क्या है फॉर्मूला मोल्स का?
गिवन मास बाय मोल। तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, जल्दी बताइए, ए कॉमा बी सी एंड डी। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? 3 फॉर्मूला से। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय, सॉरी, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। फिर क्या होता है बोलो? गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। इनमें से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें आप, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स है। ओके, अब करना क्या है, सुनो अच्छे से। जो भी नंबर ऑफ मोल्स आपका आया, ठीक है, स्टेप वाइज नंबर ऑफ मोल्स आपको लेना है। सेकेंड वन, हर एक के नंबर ऑफ मोल्स को उसके गिवन स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, मतलब इसको डिवाइड कर दो W से। ओके, आगे बढ़िए। NB, इसका स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बोलो? X, डिवाइड कर दो X से। फिर क्या लिखोगे बोलो? NC, क्या है स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? फिर लिखो ND, व्हाट इज स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? सबको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके एक डेटा ऑब्टेन होगा आपको, ठीक है। अब जैसे ये डेटा ऑब्टेन हुआ आपको, तो ये जो डेटा आपको आया, ये याद रखिएगा, इनमें से कोई ना कोई आपको डेटा को चेक करना है। पहले क्या चेक करना है? कि आ जाओ अब रिएक्टांट के साइड। रिएक्टांट मेरा ये है, बोलो हाँ या ना। और ये दोनों मेरे लिए क्या है बोलो? ये है बच्चा रिएक्टांट, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। बहुत सिंपल और इजी तरीका बता रहा हूँ। ओके, आपने बोला ना ये मेथड है जो कि मास और वॉल्यूम को डिटरमिन करता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो पता करना पड़ेगा ना कितना मास और कितना वॉल्यूम बनेगा, वही तो पता कर रहे हैं, बोलो हाँ या ना। डेफिनेशन क्या कह रहा है? स्टोचियोमेट्री वो तरीका है जिससे मास और वॉल्यूम पता करते हैं, किसका किसका? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। बट डिफाइन करके केवल लिख लेने से मतलब तो नहीं होगा। हमें अगर सवाल दे दिया जाए और पूछ ले इसका मास क्या है इस रिएक्शन के अंदर, तरीका तो पता होना चाहिए। तो स्टेप नंबर 1 मोल्स निकाली, स्टेप नंबर 2 उसी मोल्स को उसके स्टोचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। अग्रीड? स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ। अब चेक करो कि Na बाई W क्या छोटा है NB बाई X से, ठीक है। और पॉसिबिलिटी है कि Na बाई W बड़ा हो सकता है NB बाई X से, हाँ या ना। एक नंबर आएगा, नंबर बड़ा छोटा हो सकता है। बोलो यार, ये तो आपकी क्लास की रिस्पांस बहुत गंदी रहती, ऐसे बना के बैठते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। आना तो कर सकते हैं ना आप, इतनी बातें हो सकती है ना। कुछ ना कुछ नंबर ऑब्टेन होगा। अगर नंबर ऑब्टेन होगा तो नंबर ऑब्टेन होने के बाद ये बताइए, वो नंबर छोटा भी हो सकता है पड़ोसी से, वो नंबर बड़ा भी हो सकता है, हाँ या नहीं? अगर नंबर छोटा हो गया तो मान लो ये नंबर छोटा हो गया, तो जो नंबर छोटा हो जाएगा, मतलब मान के चलो Na बाई एक्स स्मॉलर है, तो ये जो स्मॉलर नंबर आ रहा है, तो A यहाँ पे स्मॉलर है और B क्या है, बड़ा है। जो स्मॉलर है उसको हम लोग कह देंगे भैया लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो मेरे साथ, रिएजेंट। अग्री कर रहे हो क्या? और जो नंबर बड़ा आ गया उसको आप कह देंगे एक्सेस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट कह देंगे? तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा रिएजेंट है? सिमिलरली इसका बोलो, ये क्या कहलाएगा बोलो? लिमिटिंग रिएजेंट, बोलो हाँ या ना। और ये क्या कहलाएगा? नहीं, उल्टा हो गया ना। जो कम है उसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग। तो बी मेरे लिए क्या हो जाएगा बोलो? अब कम हो गया ना ये, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या मेरे लिए हो जाएगा? लिमिटिंग। ए मेरे लिए क्या हो जाएगा फिर? एक्सेस रिएजेंट। क्या है, नहीं, ये बात की बातें हैं। पहले पहचानने का तरीका समझ में आया सभी को? बोलो यार, इज द कंसेप्ट इज क्लियर?
पहले क्या करना है बोलो मेरे साथ, स्टेप नंबर 1 में क्या निकालना है? नंबर ऑफ, कैसे निकाल सकते हैं? मोलर मास गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर गिवन नंबर बाय, उसके बाद सबके कैचे से डिवाइड कर दो नंबर से, नंबर जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है। उसके बाद रिएक्टेंट पे आ जाओ, किस पे आ जाओ बताओ? रिएक्टेंट पे। रिएक्टेंट में क्या ये दो नंबर सो ऑब्टेन होंगे कम से कम? दो रिएक्टेंट तो चाहिए ही चाहिए। एक ज्यादा हो सकता है और एक क्या हो सकता है? कम। जो कम लिमिटिंग रिएजेंट, ये कौन सा रिएजेंट? एक्सेस। सिमिलरली ये वाला बड़ा है, ये क्या है? छोटा। जो कम है वो क्या है? लिमिटिंग। जो ज्यादा है वो, समझ में? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसको, ऐसे 1 2 3 4 कर दो। 1 2 3, आ जाओ फोर्थ में। फोर्थ में करना क्या है कि अगर आपको एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पता हो गया, ठीक है, वंस यू डिसाइडेड द लिमिटिंग रिएजेंट, तब क्या करना है आपको? लिमिटिंग रिएजेंट will decide the amount of product formed and reactant involved in the given chemical reaction। सबको अच्छे से पकड़ेंगे सारे बच्चे? क्या लिखा है बोलो? लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड व्हाट, जल्दी बताइए? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड और रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन। वही जो होगा सबसे ज्यादा डिसाइड करेगा कौन? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कि कितना रिएक्टेंट इसमें इन्वॉल्व हुआ है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो ये पहचानना जरूरी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन। मान लिया ऐसा करके, ऐसे करके से ऐसा माना मैंने, ए इज एल आर, एल आर स्टैंड फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। या तो किसको मैंने मान लिया बोलो? ए को। सी का मतलब होता है मानना। किसको माना? ए को लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ए लिमिटिंग रिएजेंट है तो उसके लिए क्या स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है? डब्ल्यू। तो जो Na/W होगा, Na क्या होगा? W। उसको आप किसी से भी इक्वेट कर सकते हो, NB/X से इक्वेट कर सकते हो। आपका मन है तो आप उसको Na/W को NC के आगे क्या लगा हुआ है? Y से इक्वेट कर सकते। आपका मन है Na/W को ND बाय क्या है इसके आगे लगा हुआ है? Z। इससे इक्वेट कर सकते हैं और इक्वेट करके आपका रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता करना कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। और यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट किसको माना है मैंने? समझ में आई बात है? इससे आपको जिसका डेटा चाहिए उसका डेटा आ जाएगा। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे। ऐसा जो आप देख रहे हो रेशियो, ये फराडेज लॉ में यूज होता है। ये रेशियो एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तब समझेंगे हम लोग डे बाय डे। पर ये बात समझ में है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्या फिलहाल। अभी क्या होगा नहीं वो सवाल के थ्रू तो बातें छोड़, बट स्टेप्स समझ में आ गए क्या करना है इसमें। इज इट ओके? बोलो यस और नो, कह रहे हैं यहाँ से। अब ये क्या है? अब दिमाग में तुम्हारे एक बात और, कि हमको ये बताइए ना पहले लिमिटिंग रेंज क्या होता है नहीं होता। मैं बताने के लिए ही बैठा हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जिसका मात्रा किसी रिएक्शन के अंदर कम होता है। ठीक है, चलिए समझाते हैं। घर में आपको 10 गेस्ट आए हुए हैं और 10 गेस्ट के लिए 10 कप चाय बनाना है। सिंपल, सुनते रहिएगा एग्जांपल। चाय बनाने के लिए दो चीज तो चाहिए चाहिए कंपलसरी, एक चाय पत्ती और दूसरा मिल्क। बोलो हाँ या ना? एटलीस्ट ये दो तो मेन इंग्रेडिएंट है।
चीनी तो आप शरबत में भी डाल देते हो, ठीक ना? तो मान लो सारे गेस्ट ऑप्शनल आप लोगों ने टेबल में एक चीनी का बाउल रखा हुआ है, जिसको जितना चीनी लेना है वो ले सकता है, ठीक है? 2 चीज़ तो लगेगा, मिल्क और चाय पत्ती। बहुत सिंपल वे से समझना। आपने एक रिएक्शन कराया जिसमें चाय का फॉर्मेशन हो रहा है और उस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं। एक का नाम है चाय पत्ती और दूसरे का नाम है मिल्क। मतलब एक टी लीव्स है, दूसरा मिल्क है, दूध है। अब अगर आप दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो ऑरेंज कलर का, वहीं जाके सर्व करेंगे। तो जिनको जितना-जितना चाय पत्ती चीनी लेना है वो ले लेंगे अपने अनुसार, ठीक है? अब सवाल सुनिए। हर एक कप को चाय को बनाने में जो कभी आपके घर में क्वांटिटी है कप का, उसमें 1 चम्मच चाय पत्ती तो चाहिए ही चाहिए। और दूसरी साथ उसमें 100 ml मिल्क का रिक्वायरमेंट है। कितने ml मिल्क का रिक्वायरमेंट है? तुम एक दिन पहले गाँव गए थे और गाँव से तुमने जब निकलने लगे वहाँ से, हो सकता है दादाजी ने आपको एक कंटेनर थमा दिया जिसमें बहुत सारा मिल्क प्रेज़ेंट। ले जाओ, चूज़ कर लेना हमारे यहाँ तो बहुत सारा हो जाता होता है कभी-कभी हम लोग ले आते हैं। तो मान लो कि आपने 10 लीटर मिल्क ले आए आप, ठीक है? सुनते रहना कहानी और बोले कि जाके फ्रिज में सबको उबाल के रख दिया आप अलग-अलग स्टैक्स में, मिल्क तो बहुत सारा है। 10 गेस्ट आए हैं, हर एक चाय को बनने में 100 ml मिल्क का रिक्वायरमेंट है। तो 10 गेस्ट को कितने मिल्क चाहिए चाय बनाने के? 1000 ml चाहिए। हर को 100 चाहिए तो 10 को 1000 चाहिए। 10 into 100 इज़ 1000 बोलो हाँ या ना? 1000 ml बराबर 1 लीटर बोलो हाँ या ना? कितने मिल्क आपके घर में प्रेज़ेंट है? गाँव से तुम 10 लीटर लेके आए थे, कितना प्रेज़ेंट है तुम्हारे पास? हर एक चाय को बनने में 1 चम्मच चाय पत्ती की रिक्वायरमेंट है ना? जब सब कुछ तुमने देखा तो मिल्क का अमाउंट अच्छा था, बोले चाय अच्छा बनाओगे तुम, थोड़ा भी पानी नहीं मिलाना उसमें। तो तुम पूरा का पूरा दूध में ही उसको उबाल रहे थे, ठीक है? जब तुम खोजने के लिए गए चाय पत्ती, बारिश का मौसम हो रहा है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम बाहर नहीं जा सकते किसी भी कारण से, ठीक है? तुमने देखा नाप के कि मात्र 5 स्कूप ही चाय पत्ती बची हैं। 5 स्कूप मतलब 5 चम्मच चाय पत्ती बची हुई है। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, मैक्सिमम कितना चाय बन पाएगा? चाय कितना कप बन पाएगा? सोच के बताओ तो। 6 कप बन जाएगा। 6 कप कैसे नहीं सर? यार फिर से सुनना। हर एक नॉर्मल केस लो यार। अपना खाना पूर्ति वाला काम मत करो। बीच में मत घुसाओ दिमाग। जो मैं कह रहा हूँ उस डेटा पे आपको बनाना है। हर एक चाय को बनने में 1 चम्मच चाय पत्ती और 100 ml मिल्क का रिक्वायरमेंट है। मिल्क का रिक्वायरमेंट पूरा हो चुका है ना? मैं पूछ रहा हूँ, जब ढूँढने के लिए गए सिंपल लैंग्वेज में 5 चम्मच चाय पत्ती मिला। सवाल है कितना कप चाय बनेगा? सिंपल, सिंपल एंड स्ट्रेट बोलो हाँ या ना? तो आपके घर में कितना भी मिल्क प्रेज़ेंट है, क्या उससे फ़र्क पड़ रहा है क्या चाय कितना बनेगा? वो तुम 1000 लीटर लाके रख दो, क्या लेना-देना है? डिसाइड तो कौन करेगा चाय बनना? चाय पत्ती का अमाउंट या मिल्क का अमाउंट? चाय पत्ती। अरे बोलो हाँ या ना? जो कम होता है वो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनने वाला है। ज़्यादा वाला तो ज़्यादा है, पड़ा रहेगा। क्या है तुम 10 लीटर में 5 चम्मच चाय पत्ती डाल दो। पूरा एक लाइट ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। चाय तो नहीं बन पाएगा ना। क्या मेरी बात समझ में आई? तो डिसाइड कौन कर रहा है बोलो? कम वाला या ज़्यादा वाला? लिमिटेड वाला या एक्सेस वाला? वही। वही चाय पत्ती का काम ये कर रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है कि कितना प्रोडक्ट बनने वाला। क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, तुम पाँचों कप चाय पत्ती चाय बना दिए, सोचे चलो कि 5 गेस्ट को ना हम लोग ऐसा करेंगे 5 कप बना देंगे, आधा-आधा कप करके दे देंगे सबको, ठीक है? पूरा कप नहीं देना है, ऐसा माना तुमने। तो एक बात बताओ जब रिएक्शन हो गया तो क्या चीज़ खत्म हो गया आपके घर से? चाय पत्ती खत्म हो गया, मिल्क खत्म हो गया। चाय पत्ती खत्म हो गया, मतलब ये बात भी फिक्स है कि रिएक्शन होने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बचता रिएक्शन के बाद। कम है वो तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या ये भी हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा? बच क्या जाएगा? तो एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या बचेगा? मिल्क या चाय पत्ती? मिल्क बचेगा। मिल्क क्यों बच जाएगा? क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में है। तो बच कौन-सा जाएगा? एक्सेस रिएजेंट या लिमिटिंग रिएजेंट? नाम से ही पता चल रहा है एक्सेस ज़्यादा है।
जो चीज ज्यादा है वो बच जाएगा। आया समझ में? तो बताओ, ये बातें समझ में आ गई? तो क्या बताओ यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, 5वां पॉइंट यहाँ पे लेंगे, LR will finished after completion of reaction of reaction। क्या ये बात समझ में आया सभी को? क्या खत्म हो जाएगा बोलो? लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा, और क्या बचा रह जाएगा बोलो? ER will remain after reaction। क्या ये सारी पॉइंट समझ में आए? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। ऐसे बहुत कुछ भी बचा हुआ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस भी है, बट इससे 70% सवाल आते हैं, और स्टेप बाय स्टेप जो बताया हूँ, ये सारे फॉर्मेट से कि सवाल सॉल्व कैसे किया जाए। बस में एक ना तो कितने सारे सवाल मिलेंगे पढ़ के, पूरा एनसीईआरटी में लगभग 60% सवाल यही है ER LR पे। समझ में आ गया? चलिए, अब हमको बताएंगे शुरू से, एक बार रिवाइज करो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे सब कुछ अप्लाई करेंगे, ठीक है? चलिए, आप सबने रिएक्शन लिखा होगा बचपन में, कोई ना कोई नंबर देके उसको बैलेंस भी किए होंगे आप। ये केमिकल रिएक्शंस है, इसको बैलेंस करने के लिए आपने WXYZ का इस्तेमाल किया है। दिस WXYZ is called stoichiometry coefficients, and measuring the amount of reactant or product involved in a chemical reaction or formed in a chemical reaction is called as a stoichiometry। नाम से ही पता चल रहा है, stoichiometry is the amount, metry is the measurement। स्टोशियो इज द अमाउंट एंड मीटर इज द मेजरमेंट। किस अमाउंट का मेजरमेंट हम कर रहे हैं? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट का मेजरमेंट। ठीक है, ले रहे हैं यहाँ से। स्टेप नंबर 1 क्या करना है बोलो? आपको क्या निकालोगे सबसे पहले? नंबर ऑफ मोल्स। फिर क्या करेंगे आप? उसी नंबर ऑफ मोल्स को क्या चीज से डिवाइड कर दोगे? स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ये किसके लिए? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट। फिर किसके पास? आप किसके पास जाएंगे फिर? रिएक्टेंट के पास या प्रोडक्ट के पास? रिएक्टेंट के पास जाओगे, क्योंकि रिएक्टेंट ही डिसाइड करेगा ना प्रोडक्ट कितना बन रहा है। बोलो हाँ या ना? अब बोलिएगा, ये क्या हो जाएगा? ये कम हो सकता है, ये क्या हो सकता है? ज्यादा। ये कम है तो ये क्या कहलाएगा? लिमिटिंग। ये ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? डिसाइड कौन करेगा प्रोडक्ट का बनना? लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे अगर मैंने मान लिया कि ए हमारे लिए क्या है बोलो? लिमिटिंग रिएजेंट। तो ए क्या करेगा? डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा, नहीं बनेगा। वही लिखा हुआ है, लिमिटिंग रीजन विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। सिंपल। बनेगा यहाँ से। फिर क्या करना है? जो Na/W का रेशियो आपने निकाला है, उसका मन है तो आप उसके रिएक्टेंट से इक्वेट कर दो, मन है तो आप सी से रिएक्ट कर दो, मन है डी से रिएक्ट कर दो। मान लीजिए चलो EF और दे रखा है, तब से इक्वेट कर दो। उससे जो भी आपको आंसर निकालना है सब आ जाएगा। बताओ क्या चीज खत्म हो जाता है रिएक्शन के बाद? रिएक्शन होने के बाद कौन खत्म हो जाएगा? LR या ER? LR खत्म हो जाएगा, बच क्या जाएगा? ER। तो आपसे यही पूछेगा ER कितना बच गया। क्या पूछेगा आपसे? ER कितना बच गया, हम सब कैलकुलेट करेंगे। समझ में आई बात है? स्टेप बाय स्टेप स्टार कीजिए और अच्छे से लिखिए सब कुछ।
सवाल लिखेंगे पहले। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन इट। क्लियर है? आंसर बताओ कहां से आएगा, एलआर से या ईआर से? एलआर ही यूज होगा। कैसे यूज होगा चलो पता करते हैं। लिखेगा, इन अ रिएक्शन 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इन अ रिएक्शन 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, in a reaction 100 gram of hydrogen, 100 gram of hydrogen reacts with 100 gram of chlorine. 100 gram of hydrogen reacts with 100 gram of chlorine. 100 gram of hydrogen reacts with 100 gram of chlorine. 100 gram of hydrogen reacts with 100 gram of what? जल्दी बताइए। okay? सही बात है। In order to form HCl, in order to form HCl, in order to form HCl, लिखिएगा full stop. What is the limiting reagent? What is the limiting reagent? What is the limiting reagent? Limiting reagent. And how much amount of HCl is formed in the reaction? And how much amount of HCl is formed in the reaction? How much amount of HCl is formed in the reaction? How much amount of HCl is formed in the reaction? How much amount of HCl is formed in the reaction? Formed in the reaction. चलिए, look here. सबसे पहले ऐसे सवालों में आपको रिएक्शन लिखना पड़ता है। H2 plus Cl2 results in the formation of HCl. स्टेप नंबर 2, आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, दो क्लोरीन। okay? तीसरा स्टेप, अब आपको निकालना है वो स्टेप सारे फॉलो करने हैं। पहला स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। कितना मास दे रखा है? इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? हो जाएगा, दिस रेशियो कम्स टू बी 50। कितना आ जाएगा? ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन निकालना है, वो कितना दे रखा है? 100। क्लोरीन का मास कितना मास हो जाएगा? 35.5। 35 पॉइंट क्या होता है? 5। इन क्लोरीन दो है ना, क्लोरीन क्या है? दो है, तो 35.5 इंटू 2, दैट इज 100/71। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, स्टेप नंबर 2 कह रहा था इनके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। चलो करते हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं है तो है ना, 50। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन बाय स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका भी संयोग से कितना है? 1 बाय, तो इसमें कितना आ जाएगा? 100/71/1, दैट इज 100/71। ओके, अब बताइए इनमें से कम कौन है, ज्यादा कौन? क्लोरीन कम है या हाइड्रोजन कम है? तो सिंपल मैथ्स है यार। क्लोरीन कम है या हाइड्रोजन कम है, किसका डेटा कम? आंसर में दिस, इनमें से कम कौन?
क्लोरीन कम है, क्यों कम है समझ में आया भाई? इतना स्लो नहीं ब्रेन होना चाहिए। 71 दो से भी कम आएगा डेटा, 50। ना मैथ्स तो मैं नहीं सिखा सकता, प्लीज सॉरी फॉर दैट, बट ये घटियापंती मत लाया कीजिए शकल पे आप। बाबा 71 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होगा ना, और ये 50 है। मैं आपसे ये ना पूछा कम कौन है, तो बताओ कम होगा बोलो, क्लोरीन या हाइड्रोजन? मतलब क्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट? तो ये लिमिटिंग रिएजेंट और ये वाला, ओके, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट और ये कौन सा एजेंट? एक्सेस रिएजेंट। ये एक्सेस रिएजेंट, ओके। चलिए, अब पता करना है आपको ये HCl कितना फॉर्म करेगा। अब कुछ मत करो, लिमिटिंग रिएजेंट के रेशियो से जिसको इक्वेट करना है कर दो। मैं इक्वेट करना चाहूंगा इसको। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्लोरीन है। अब मुझे HCl पता करना है, तो इसको इक्वेट करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बाय कितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कर दिए क्या? इसका रेशियो कितना आया बोलो? 100/70 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N ऑफ HCl बाय क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा? N ऑफ HCl बाय क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 100 बाय क्या हो जाएगा? 7। क्रॉस मल्टीप्लाई, N ऑफ HCl इज इक्वल टू 200 बाय क्या हो जाएगा? आ गया क्या? ये किसका अमाउंट निकल गया बताओ? HCl का। बोला था ना लास्ट स्टेप में लिमिटिंग रिएजेंट से किसी को भी इक्वेट कर दिया। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या कहता है बोलो? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास बाय मोलर मास HCl का, हाइड्रोजन का 1 होता है इसका, बोलो बोलो बोलो, 0.5, तो 36.5 हो जाएगा। 36.5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, m बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 200/71 इंटू 36 पॉइंट, डेसिमल प्लेस उड़ाइए, 10 को लेके आइए, हटाइए, तो कितना हो जाएगा? 365 इंटू 2, 300 प्लस 130, सॉरी 600 प्लस 130, 730, एक जीरो और डाल दो बाय 71, यही ग्राम में आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया? बोलो यार, सबको समझ में आया कैसे हुआ? बोलो हाँ या ना। पहले क्या निकाला बोलो? नंबर ऑफ मोल्स, फिर उसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, जो कम हो गया वो क्या कहला जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अब मुझे इसका अमाउंट निकालना है, इक्वेट कर दो, कर दे, नंबर निकल गया, नंबर ऑफ गिवन मास में मोलर मास। चलो क्या समझ में? चलो कर लो।
चलिए इस सवाल में कौन चीज खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन या क्लोरीन? इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज खत्म हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा खत्म, क्यों? फिर लिमिटिंग रिएजेंट है, बच कौन जाएगा? हाइड्रोजन बच जाएगा। इसी में लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एबव रिएक्शन, इन द एबव रिएक्शन, इन द एबव रिएक्शन, find the amount of hydrogen remain after reaction. In the above reaction, find amount of hydrogen remain after reaction. Find amount of hydrogen remain after reaction. Amount of hydrogen remain after reaction. Number of chlorine by 1 का वैल्यू कितना दे देते हैं, बोलो कितना आ गया? 100 बाई 71 बाई क्या हो जाएगा? 1। अरे 100 बटे क्या हो जाएगा? 71। ये आया, ये तो खत्म ही हो जाएगा। सबसे पूछा हाइड्रोजन कितना बच जाएगा, समझना मेरी बात। तो मैंने बोला ना किसी को किसी से इक्वेट कर, देखो ए को बी से इक्वेट किया ना, तो आप क्या करो, नंबर ऑफ क्लोरीन बाय 1 को नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 1 से इक्वेट कर दो। बोलो हाँ या ना? यार क्लोरीन का कितना वैल्यू है बोलो? 100 बाय 71। इसका कितना था बोलो? इसका कितना था? 50 बाय 1। इक्वेट मत करो, इसको निकालना पड़ेगा अभी आपको। अगर आप 50 बाय 1 रख ही देंगे तो निकाल क्या रहे हैं आप भाई? मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझ पा रहे हो? अगर मैं 50 बाय 1 रख दूं तो क्या निकाल रहे हैं हम फिर बैठ के? इसको ऐसे से छोड़ दीजिए फिलहाल, ठीक है? अब निकालिए, बताता हूँ मीनिंग क्या होता है ये सॉरी 100 आ जाएगा। बोलो यार, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? बाय 1 इज सेम थिंग। 100 बाय कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, बोलो यार, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास कितना होगा इसका? 2 इज इक्वल टू 100 बाय क्या हो जाएगा? 70। बोलो हाँ या ना? क्रॉस मल्टीप्लाई, m इज इक्वल टू 100 बाई 71 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बोलो? 200 बाई 7। तो 200 बाय 71 ग्राम आंसर आया। ये क्या आया? ये वो अमाउंट है जिससे क्लोरीन रिएक्ट किया है। और कितना अमाउंट दे रखा था शुरू में, देखो तो सवाल में कितना अमाउंट हाइड्रोजन का गिवन था? 100 ग्राम। और कितना रिएक्ट कर गया? 200 बाय 71 ग्राम। ये खत्म हो चुका है, तो बचा कितना, कैसे निकालेंगे? जितना शुरू में था, जितना रिएक्ट किया उसको माइनस कर दो, पता नहीं लग जाएगा कितना बच गया? तो बताओ कैसे निकालेंगे बोलो? क्या लिखेंगे बोलो, समझ में आई बातें? ये कौन सा अमाउंट है बोलिए? जो रिएक्ट करने के बाद बचा या जो रिएक्ट कर गया? जो रिएक्ट कर गया, क्या कर गया वो जो? समझ में आया? दैट इज व्हाट, जल्दी बताइए। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स इन द रिएक्शन। रिएक्शन में जो अमाउंट रिएक्ट कर जाएगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट किए, ठीक है? तो अमाउंट रिमेन कितना हो जाएगा बोलो सभी कोई? अमाउंट रिमेन कितना हो जाएगा? बोलो यार, कैसे निकालेंगे? 100 माइनस दिस, 1000 लीटर मिल्क, तो सॉरी 10 लीटर मिल्क था, एक खत्म हो गया, कितना बचा? 10 लीटर मिल्क था, 1 लीटर खत्म हो गया, कितना बचा? कैसे निकाले? में से माइनस करेंगे ना, माइनस कितना लिखेंगे बोलो? 100 ग्राम माइनस, बोलो कितना हो जाएगा? 200 बाय 70। अब जो डेटा आ जाए आपके पास, तब वो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो अप्रोक्सीमेट में काट देता हूँ, मान लो 70, कितना है बोलो? तो 20 बाय 7 हो जाएगा, तो लगभग ये 2.67 वगैरह आ जाएगा, जो भी है लगभग इसको कर लो। तो 70 मान लेते, 20 बाय 7 कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 6.0। 2 पॉइंट कितना हो जाएगा यार? 7, 2.9 हो जाएगा अप्रोक्स, हो जाएगा 29, सॉरी नहीं 28, 2.8 ग्राम होगा अप्रोक्सीमेट। तो 100 ग्राम में से कितना ग्राम माइनस कर दो? लगभग 2.8 ग्राम।
दैट कम्स टू बी 97.2 ग्राम। ये अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिमेन हो जाए, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिमेन 97.2 ग्राम। समझ में आया कैसे हुआ? आगे समझ में कैसे होगा? बोलो यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझ में आया कैसे करना है? तो जो आप अगर अपने रिएक्टांट से अगर इसको इक्वेट कर दोगे तो चल जाएगा कितना रिएक्टांट रिएक्ट करे। ठीक है, तो कितना शुरू में था उससे माइनस कर दो, पता चल जाएगा। ठीक ना? इन केस अगर सुन लो सभी कोई, अगर आप ये काम करते हो तो इससे ये पता चलता है कितना अमाउंट दूसरा वाला रिएक्ट किया। एक तो बचेगा ना, तो एक जो बचेगा उसका तरीका पहले ये तो पता कर लो कितना रिएक्ट किया है। अगर रिएक्ट किया पता चल गया तो शुरू में से माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना बच गया। बोलो हाँ या ना? ठीक ना? इज इट ओके? चलो नेक्स्ट लिखो। End of the question number 2. देखिएगा, if 40 gram of CaCO3, if 40 gram of CaCO3, if 40 gram of CaCO3 reacts with 40 gram of HCl, 40 gram of CaCO3 reacts with 40 gram of HCl, 40 gram of CaCO3 reacts with 40 gram of HCl, 40 gram of CaCO3 reacts with 40 gram of what? जल्दी बताइए, of HCl, HCl. Find the limiting reagent in the reaction. Find the limiting reagent in the reaction. Find the limiting reagent in the reaction. In the reaction.
इसी में एक और क्वेश्चन है, फुल स्टॉप लगा के लिख लो। फाइंड द एक्सेस रिएजेंट इन द रिएक्शन। 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 ठीक है, फिर एक और लिख लो फुल स्टॉप लेके। फाइंड द अमाउंट ऑफ, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन। Amount of product formed in the reaction. In the reaction. और लिख लो find the, find the, find the, find the amount of excess reagent left after reaction. Find the amount of excess reagent left after reaction. Find the amount of excess reagent left after reaction. Find the amount of excess reagent left after reaction. चलो भाई, क्या है रिएक्शन बोलो? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैसे से रिएक्ट कर रहा है बोलो? क्या फॉर्म कर रहा है? कैल्शियम क्लोराइड CO2 प्लस H2O। कंप्लीट रिएक्शन ये होगा। ठीक है, अब बैलेंस कर लेते हैं। कैल्शियम एक, क्लोरीन यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, दो लगा दो। ठीक है, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो एक तीन, दो एक तीन, हाइड्रोजन दो बैलेंस। ओके, चलिए अब आपका काम है पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना। निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3। कैसे निकालेंगे आप बोलिए? गिवन मास बाय, तो 40 ग्राम बाय कैल्शियम कार्बोनेट का मास। कैल्शियम का 20 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 दिया 48 होता है। 48, 48 प्लस 12 प्लस 20, 80 ग्राम्स हो जाएगा ना? बोलो यार, ये 80 ग्राम हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। बोलो यार यस और नो, कोई दिक्कत यहाँ से? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालो। गिवन मास 40 ग्राम बाय HCl का मास 36.5 बताया था। इसको चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो 36 पॉइंट। बताइए तो बड़ा कौन छोटा कौन? ये बड़ा है, ये छोटा है? छोटा है ये बड़ा हो जाएगा। कैसे? कैसे? सिंपल गणित सोचो यार, देखो गुस्साने वाली बात नहीं, आप नॉर्मली दिमाग लगाइए। इसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो नंबर एक से ज्यादा आएगा और एक से कम नंबर। इतनी संख्या की जानकारी छठे क्लास में मैथ्स में बताई जाती है, में कोई दो राय नहीं है। सिंपल है ना? इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। 36.5 और 40 में कौन बड़ा होता है? 40। अरे बोलो हाँ या ना? अब ये मत बोल देना ये बड़ा नंबर है, तब तो खैर छोड़ ही दो, बात ही हटा दो। आया समझ में? दिस नंबर इज बड़ा, ये दिस नंबर इज छोटा, और उससे भी नहीं संतुष्टिकरण है तो आप जाओ बच्चे में और वहां जाके ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और क्या ही कर सकते हैं आपके लिए, है ना? ये 80 आ जाएगा, ये 36.5 आ जाएगा। ये नंबर बड़ा हो गया ना, बड़ा है ना? अब आया? घर पे सोच लीजिएगा जितना सोचना, मेरा काम हो गया बताना। ठीक है, ठीक है, चलिए नंबर ऑफ मोल्स हो गया ये। आइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय, अभी खत्म नहीं हुआ मामला, अभी डिवाइड करो इसको। कितना नंबर है यहाँ पे? 1। 1 से डिवाइड कीजिए, तो 1/2/1 इज इक्वल टू 1/2 होगा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट बोलो? नंबर ऑफ HCl बाय कितना हो जाएगा? 2, तो कितना हो जाएगा? 40/3, 20, 20/36.5। बताओ छोटा कौन बड़ा कौन? अब कौन छोटा कौन बड़ा, अब बोलो सोच के।
चलिए बोलिए, आप कौन छोटा कौन बड़ा? नॉर्मल 1/2 छोटा, और ये क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा नंबर। कैसे होगा बड़ा? बोलिए। 20 बाई ये है ना, देखो अगर आपको दिक्कत है ना, आप चल जाओ बच्चे में ही, वही कर लो आप ना। ये देखो इसके लिए, और ये नंबर इसके लिए, बोलो 20 बाई क्या है? 36.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 36.5 और ये क्या हो जाएगा? 40। ये बड़ा हो रहा है ना, ये नंबर बड़ा हो रहा है और ये क्या हो रहा है? छोटा। अभी भी यही छोटा है ना? बोलो हाँ या ना। आया समझ में? देख लो, ये 36.5 हो रहा है। 1/2 0.5 होता है, और 20/40 होता है 0.5। 20/36 बस होगा। समझ में आया ना कैसे करना है? नहीं होगा, आप डेसिमल हटाना, 200 लगाना, 365 डिवाइड करके अपने से आंसर निकाल। मैंने आपको बता दिया। ओके, इज इट ओके? वरना नंबर बच्चों वाला रूल लगा लो। तो ये नंबर छोटा है आपका। दिस इज स्मॉल। स्मॉल को क्या कहते हैं बोलो? लिमिटिंग एक्सेस, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो ज्यादा होगा वो कौन आंसर देगा मुझे? लिमिटिंग एक्सेस। लिमिटिंग आंसर देगा क्या? लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया। और मुझे कैल्शियम क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट बताना है, तो कैसे बताएंगे बोलो? बोलो कैसे बताएंगे? जो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट को उठा लो, Na(CaCO3)/1 कितना है बोलो? 1/2। इसको इक्वेट कर दो, बाय 1 से इक्वेट कर दो। किससे इक्वेट करोगे? इसके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड बाय क्या कर लोगे? 1। 1/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बाय 1 हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड नहीं आ रहा, तो यही हो जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब गिवन मास बाय मोलर मास लगाओ। 1/2 इज इक्वल टू गिवन मास नहीं पता, मोलर तो निकाल सकते हैं। कैल्शियम का 40, इसका 36.5, सॉरी 35.5 इंटू 2, 71 प्लस 40, 71 प्लस 40 111। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? 111 बाई क्या हो जाएगा? 2। बोलो हो जाएगा 55.5 ग्राम। आप निकाल लेंगे। बोलो आया नहीं आया? बोलो यार, सिंपल है दैट। अब मुझे पता करना है HCl कितना हो गया। तो पहला सवाल समझ में आ गया कैसे बनेगा? चलो सारे बच्चे देखना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बोलिए, इन दोनों में से कौन है? CaCO3 या HCl? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? CaCO3 है। अरे यार इसी से कर रहे हैं ना इक्वेट। तो CaCO3 अपना आ गया क्या चीज? लिमिटिंग रिएजेंट। सेकंड सवाल क्या पूछा? एक्सेस रिएजेंट कौन सा? एक्सेस कौन हो जाएगा? जब ये लिमिटिंग तो ये एक्सेस। HCl क्या हो जाएगा मेरे लिए? एक्सेस रिएजेंट। फिर थर्ड नंबर क्या कह रहा है? प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, अभी फॉर्म किया। बोलो हाँ या ना। कितना फॉर्म किया बोलो? 55.5। लास्ट क्या पूछा है? हाँ, HCl का अमाउंट कितना लेफ्ट हो गया? अब HCl से भी इक्वेट कर दो इसको। कर लो, तो क्या लिखेंगे बोलो? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलेगा? एन ऑफ, कितना बोलो? एन ऑफ CaCO3/1 इज इक्वल टू, क्या करेंगे बोलो? एन ऑफ HCl बाई क्या लिखेंगे बोलो? 2 लिखेंगे ना? बोलो यार, एन ऑफ CaCO3 बाई कितना आया है बताओ? ये कितना वैल्यू आया है? बाई 2। एन ऑफ HCl बाई क्या कर देंगे? 2। 2 से 2 क्या हो गया? आंसर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना आया बोलो यार? बोलो बोलो, आया क्या? अब गिवन मास बाय क्या करोगे? मोलर मास। गिवन मास बाय, तो गिवन मास इक्वल्स टू 1 इंटू मोलर मास हो जाएगा क्या? मोलर मास HCl का कितना होता है बोलो? 36.5। तो मास कितना आ जाएगा बोलो? 36.5। अभी मैं सिखाया था। ये अमाउंट कौन सा अमाउंट है? रिएक्ट हो गया या जो बच गया? जो रिएक्ट हो गया वो बच गया। जो रिएक्ट हो गया, अरे बोलो हाँ या ना। कितना ग्राम दे रखा था इसका बोलो तो? HCl का, HCl का कितना ग्राम दे रखा था? 40 दिया था। कितना रिएक्ट कर गया? 36.5। तो बचा कितना? 40 में से वो माइनस कर देंगे। अरे बोलो हाँ या ना। इससे जो इक्वेट करते हैं, इससे क्या पता चलता है? जो अमाउंट रिएक्ट किया या जो बच गया? रिएक्ट कर गया, तो रिएक्ट कितना, कितना दिया हुआ था? 40 में से 36.5 रिएक्ट कर गया, तो बच कितना गया? माइनस कर देंगे। तो 40 ग्राम माइनस क्या हो जाएगा बोलो? 36.5 ग्राम। तो कितना ग्राम हो जाएगा? 3.5।
आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा बोलो? 3 पॉइंट। आई होप सो समझ में आ गया। कोई दिक्कत? आया? ऑनेस्टली बोलना, क्रिस्टल क्लियर है ये टॉपिक? आया समझ में? वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है, बट जिस वे से बताया, अगर इससे आप चलेंगे तो आपका कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं, आई गारंटी यू। समझ में आया? बट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा टॉपिक की। फर्स्ट चाहिए, सेकेंड, थर्ड,
समझ में आ गया कैसे करना है? वंस यू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट सब कुछ आने लगता है, ठीक है? इज इट ओके? बोलो ऑनेस्टली समझ में आया? सवाल में लैंग्वेज का थोड़ा तरीका भी बदल देता है इसका, ऐसे नहीं पूछता आपसे डायरेक्ट। देखो कैसे घुमा के सवाल पूछे। ये हो गया सभी का? क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, how much amount of oxygen is required? How much amount of oxygen is required? How much amount of oxygen is required? How much amount of oxygen is required to produce 560 gram of ethene, 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 to produce 560 gram of ethene. How much oxygen is required in order to produce 560 gram of ethene? ETHENE, ethene. तो in order to produce लिखा दिया है, in order to react, produce नहीं, produce को काट के लिखिए react, in order to react with, सब सही है फिर, 560 ग्राम ऑफ इथीन, 560 ग्राम ऑफ इथीन क्लियर है? प्रोड्यूस या रिएक्ट विथ लिख दो, प्रोड्यूस को काट के रिएक्ट विथ, रिएक्ट विथ, ओके? अब चलो यहाँ पे देखो, अब तुमको फॉर्मूला, अब क्या भैया मुझे रिएक्शन आना चाहिए? हाँ, फॉर्मूलाज रिएक्शन आपको, ऐसा उम्मीद करता है एग्जामिनर कि 10th बच्चा करके आया है तो रिएक्शन लिखना थोड़ा बहुत आता हो, ठीक है? अभी 3 का रिएक्शन आपके क्लास में इन्होंने दे रखा है वेल्डिंग के प्रोसेस के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है? इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे बनेगा CO2 प्लस H2O, कंबसन रिएक्शन कहते हैं इसको। चलिए बैलेंस करते हैं थोड़ा सा, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई 2 से करना पड़ेगा, 4 है, अच्छा, ये 4, ये 2 और 2 4, 4 4, कार्बन 2 है, 2 दे दो, यहाँ 2 देना पड़ेगा, नहीं नहीं, कार्बन तो 2 हो गया ना, तो ये 4 तो 6, तो यहाँ 3 देना पड़ेगा, हाँ ऑफ सही है, 4 4 4 2 6 सही है, ठीक है बैलेंस, ओके? अगर ये बैलेंस है तो सारे बच्चे बताना, बोला कितना अमाउंट ऑफ इथीन चाहिए ताकि इसे कितने ग्राम से रिएक्ट कर जाए? 560 ग्राम कह रहा है ना, तो 560 ग्राम ये है, ठीक है? तो निकालो नंबर ऑफ मोल्स O2 का, गिवन मास, ऑक्सीजन का मास, एक का 16, 16 दूनी 32, हो जाएगा क्या? अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, तो 560/32, 16 से दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, 40/2, 20 मोल्स आ जाएंगे, कितना मोल आ जाएगा? आपसे क्लियरली कह रहा है ना कि ये कितना अमाउंट में चाहिए ताकि ये पूरा रिएक्ट कर जाए, बोलो हाँ या ना? ये ना पूछा आपसे कि कितना अमाउंट में इथीन चाहिए पूरा रिएक्ट कर जाए, ये पूछा है, मतलब ये खत्म हो जाएगा ना रिएक्शन के बाद, बोलो हाँ या ना? और जो खत्म हो जाता है उसको कौन सा रिएजेंट कहते हैं? तो सुनना, बोला इसके कितना अमाउंट चाहिए ये ताकि ये रिएक्ट कर जाए पूरा। अब 560 ग्राम ऑक्सीजन मार्केट से खरीद के लाए, आप चाहते हो पूरा रिएक्ट कर जाए, तो जो चीज खत्म हो जाता है वो क्या होता है बोलो? लिमिटिंग या एक्सेस? एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट ही है ये, बोलो हाँ या ना? कितना मोल आया इसका? 20। अब इसके मोल से इसको इक्वेट करना है बस, समझ में आ गया ना? तो कितना अमाउंट रिएक्ट करेगा नहीं पता चल जाएगा। चलो बताओ क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2/3 लिखेंगे ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बोलो C2H4, कितना नंबर है इसके आगे? आ गया? तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है इसका बोलो? 20 आया? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा यार, या बंद कर दूं, भिजा दूं घर वापस?
नहीं तो रिस्पॉन्स भी करना चालू कीजिए। समझ में आ रहा है ये चीज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 560 ग्राम? सवाल के लैंग्वेज में क्लियर है, 560 ग्राम रिएक्ट कर जाना चाहिए। हाँ, अगर 560 रिएक्ट कर जाएगा तो मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म ही हो जाएगा तो ये क्या है फिर? तो लिमिटिंग रिएजेंट के रेशियो से नहीं इक्वेट करते किसी चीज। हाँ या ना? तो कितना वैल्यू आया इसका बोलो? 20/3 हो जाएगा क्या? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 बाय 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/3। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास बताओ इसका। कार्बन का कितना होता है बोलो? 12, 12 दूनी 24 प्लस 4 28 हो जाएगा। लिख लो 28 20/3 टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/3 इंटू क्या हो जाएगा? क्या जाएगा? 560 बाय क्या हो जाएगा? 3 जाएगा। आप 56 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 8.66 it comes to be 18.66 ग्राम। नहीं, 186.6 ग्राम। बोलो आ जाएगा क्या? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में कैसे हो? तो आपसे ऐसे भी शब्द डालता है एग्जाम में, तुम कुछ नहीं करना है, जो सुनो, जो दे रखा है उसका नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो चाहिए उसको इक्वेट कर दो, आंसर कर दो। आपसे बोला कितना CO2 बन गया, क्या करेंगे बोलो तो? कितना CO2 बन गया कैसे निकालेंगे? कैसे पता करेंगे CO2 कितने अमाउंट में बना है? बोलिए। CO2 कितने अमाउंट में बना है कैसे करेंगे भाई? ये साले CO2 किसके बेसिस पे बनेगा? इसके बेसिस पे या इसके बेसिस पे? O2 बनाएगा या C2H4 बनाएगा? ये तो यार डरने की बात नहीं है, प्लीज बोलिए ना। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अभी भिजवा दूंगा घर वापस। अगर आंसर नहीं कर सकते आप, लायक नहीं है बैठने के क्लास में। बोलिए किसके बेसिस पे बने? O2 आपको दिया ना। अभी क्या बोला था उतने देर से कि O2 खत्म हो जाएगा, तो O2 क्या है मेरे लिए? अगर लिमिटिंग रिएजेंट तो इक्वेट नहीं करेंगे उसको। अबे लिमिटिंग रिएजेंट से इक्वेट करते हैं ना सालों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो किससे इक्वेट करेंगे? इक्वेशन लिखे तो इसका, अभी CO2 को खुद से लिखो। CO2 का इक्वेशन लिखे दिखाओ O2 के टर्म में, लिखो अभी। राइट द इक्वेशन फॉर O2 एंड CO2। मेरे को इक्वेशन लिख के दिखाई दीजिए O2 और CO2 का, बस और कुछ नहीं कीजिए, बस इतना लिख के दिखाइए क्या सीखे हैं। वेरी गुड, सिंपल यार। NO2 बाय 3 इज इक्वल टू NCO2 बाय, नहीं होगा यार, क्या सीख रहे हो से? बुरा मत मानना, मेरे मुंह से गालियां भी निकलती हैं वक्त के साथ। मुझे कोई संदेह नहीं है देने का। अगर इतने कराने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लिखा रहा है, तो आप कर क्या रहे थे उस समय से? ये नहीं सिखाया यार आपको, बोलो। यही ना पूछ लिख के दिखाओ। कमाल है, मतलब हद है। इसका इक्वेशन लिख के दिखाओ H2O का इसके टर्म में। बैठ के केवल यहाँ पे आके छापना है और कुछ नहीं है आपके लाइफ के अंदर। लिखो H2 के टर्म में लिख के दिखाओ। मेरा सिंपल सवाल है, आप बताइएगा, इक्वेट किससे करते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट से, एक्सेस रिएजेंट से? इस केस में लिमिटिंग कौन है? सिंपल कह रहा है 560 ग्राम ऑक्सीजन आएगा, वो खत्म हो जाएगा।
जो खत्म हो गया और लिमिटिंग रेजेंट साला पॉइंट नंबर 4 यही तो है शुरू में जो पढ़ाया। तो उसी से ना इक्वेट करेंगे सबको आगे पीछे। तो कौन सा इसमें रॉकेट साइंस लगा हुआ है जो इतना सोचना पड़ रहा है देख के। थोड़ा तो न्यूरॉन्स खोल के ये ब्रेन का। इसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत तरीके से शुरू से समझाने की कोशिश करता हूँ। घंटों लगाता हूँ। फिर उम्मीद करूंगा कि आपका आप आंसर करेंगे। लेकिन आप लोग क्या रहता है एब्सोल्युटली अबसर्ड हो जाते हैं सबके सब। ऐसे काम चलता है। फिजूल देखो यार मेरा समय बहुत कीमती है। ज्यादा उड़ान भरोगे ना अगर इस तरीके का बिहेव रहा, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। किसी कीमत पे नहीं करूंगा। इतना तमीज से बात कर रहा हूँ ना, बदतमीज भी बहुत ज्यादा हूं मैं। क्योंकि मैं साला एक एक स्टेप करके आपको बताऊं, 1.5 घंटे से मैं समझा रहा हूँ सेम चीज। एक इक्वेशन लिखने में आपको सोचना पड़ जा रहा है क्या लिखे हम बैठ के। मैंने क्या रहे थे फिर आप बैठ के यार। हद सिचुएशन है आप लोगों की यार। हद कर दूं ऊपर वाले बैच में सबको। मुझे भी कोई शौक नहीं है सुबह उठ के आने का, आपको परेशान होने का। अगर आप ये नीति रखेंगे, मैं ऑनेस्टली से बोल रहा हूँ, 4 दिन का वार्निंग दे रहा हूँ, सुधार लो खुद को, नहीं तो ऊपर वाले बैच में सब शिफ्ट हो जाओ। नहीं तो क्लास के अंदर अटेंटिव हो जाओ फिर। तुम्हें कोई शौक नहीं आपको समय देने का, बहुत कीमती है मेरा वक्त। अगर 2 घंटा लिया ना तो पानी चुला के रख दूंगा। और आ रहे हो फिर अच्छे से आ जाओ। कुछ भी हो जाए मेरा समय मत खराब करना। कुछ भी हो जाए, ध्यान रखना इस बात का। कभी करो बेवकूफ हो। एक नॉर्मल सा इक्वेशन में सोच रहे हैं कि क्या करें इसके पीछे।